Assalamu alaikum students. Welcome to your first online ECA1 lab demonstration. जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, today's agenda is to perform experiment number 6, which constitutes nodal analysis. इससे पहले आप I hope mesh analysis तक already perform कर चुके हैं in your lab. और आज आप nodal analysis को, जो कि थोड़ा सा different method है compared to mesh analysis, ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर मेंशन्ड है कि बेसिकली इट हेल्प्स टू डिटरमिन अननोन क्वांटिटीज़ इन एनी सर्किट। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। जो क्वांटिटीज़ गिवन होंगी उसके ऑपोजिट आप अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव सेम है लाइक मैश एनालिसिस, बट इसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। और हम सर्किट्स, ऐसे सर्किट्स जिसके अंदर नंबर ऑफ मैशेस ज़्यादा इन्वॉल्व हों और नंबर ऑफ नोड्स कम हों, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उसके अंदर मैश एनालिसिस के बजाय नोडल एनालिसिस इम्प्लीमेंट करें। रीज़न बीइंग कि नोडल एनालिसिस अगर आप यूज़ करेंगे उसके अंदर, तो उसकी सिंप्लिफिकेशन या उसका जो एवेल्यूएशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी कंपेयर टू मैश एनालिसिस। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, वेरी करती है आपकी एनालिसिस के ऊपर कि आपको मैश एनालिसिस रिक्वायर्ड है, नोडल एनालिसिस रिक्वायर्ड है, या कोई भी और टेक्निक, सुपर नोड या एनी अदर टेक्निक जो भी आप पढ़ेंगे अपनी थ्योरी में और लैब के अंदर। तो आप डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है। तो हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे सर्किट्स जिसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स, जिसकी अननोन वोल्टेजेस जो हैं वो नंबर ऑफ नोड्स कम हो, तो देन कंपेयर टू योर मैशेस, देन हम नोडल एनालिसिस को प्रेफर करते हैं। तो स्टेप्स इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपको सर्किट गिवन है उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। जब हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए तो हम उसके बाद देखते हैं कि जो उसके अंदर एसेंशियल या प्रिंसिपल नोड्स हैं वो कौन से हैं। जब हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो नोड्स जिनकी अननोन वोल्टेजेस हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए थे पार्ट बी में, उसको हम कोई ना कोई नाम दे देंगे ताकि हम जब इक्वेशंस बनाएं उनकी तो हमें याद रहे और हमें पता हो कि हमने इस नोड के लिए ये इक्वेशन बनाई थी। एंड आफ्टर दैट जब हमने नोड्स जब आइडेंटिफाई कर लिए थे तो एसेंशियल नोड्स के बाद हम एक रेफरेंस नोड भी उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। रेफरेंस नोड बेसिकली वो नोड है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके रेफरेंस से आप इक्वेशंस बना रहे हैं। तो आम तौर पर जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि रेफरेंस नोड जो कि ग्राउंड नोड के करीब तरीन नोड होता है उसको हम रेफरेंस नोड बोल देते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली 0 वोल्ट ही होगा। सो voltages of all other essential nodes with unknown voltages are assigned relative to this reference node. तो आफ्टर दैट जब हमने रेफरेंस नोड बना लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमने अब सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के लिए हम KCL यूज़ करेंगे। और मैश एनालिसिस के अंदर आपको पता है कि आपने KVL यूज़ किया था इक्वेशंस बनाने के लिए, तो नोडल एनालिसिस में हम KCL यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि हमने जब जितनी भी करंट्स हैं जो भी हमने आइडेंटिफाई किए एक नोड के अंदर आ रहे हैं या वो लीव कर रहे हैं उस नोड में से, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस और रेजिस्टेंस किस तरह बनती हैं। तो हम एग्जांपल में इसको देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह होगा। मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, यही सर्किट आपको आज सॉल्व करना है। तो सिंस आप देख सकते हैं कि ये सर्किट बहुत सिमिलर है जो आपने मैश एनालिसिस में यूज़ किया था, सो आपको ये डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस सर्किट के लिए
मैश एनालिसिस ज़्यादा बेहतर है या नोडल एनालिसिस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मैशेस और नंबर ऑफ़ नोड्स तकरीबन सिमिलर ही हैं, तो इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मैश एनालिसिस नोडल एनालिसिस एक्चुअली ऑपरेट किस तरह करेगा। हम देखते हैं इसकी ऑपरेटिंग टेक्निक अब किस तरह की है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमने नंबर ऑफ़ नोड्स आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ हमें कुछ नोड्स नज़र आ रहे हैं। नोड्स एक्चुअली क्या है, जिस तरह हम KCL की डेफिनेशन में देखते हैं कि नंबर ऑफ करंट्स या द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इन अ नोड शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग दैट नोड। सो एक्चुअली नोड एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर एक सर्किट की डिफरेंट ब्रांचेस कनेक्टेड है और जहाँ पर करंट जो है वो कंबाइन भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की कुछ जंक्शंस नज़र आ रहे हैं। एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक ये है, एक ये है। ये हमारे नोड्स हो गए। अब हम रेफरेंस नोड सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने नोड्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, अभी हम एसेंशियल नोड्स की तरफ बाद में आते हैं। हमारे लिए अभी फ़िलहाल आसान है कि हम रेफरेंस नोड आइडेंटिफाई कर लें। तो रेफरेंस नोड एक ही नज़र आ रहा है जो कि ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। इसको हम रेफरेंस नोड बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू है 0 वोल्ट्स, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एसेंशियल नोड्स हैं जिनकी वैल्यूज़ अननोन है। Vs की वैल्यू आपको गिवन होगी सर्किट के अंदर, ये मैं आपको पहले से प्रोवाइड कर दूंगी कि आपने Vs की क्या वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमने ये बैटरी सप्लाई एक लगानी है, फिक्स्ड सप्लाई DC। तो ये वैल्यू जो है ऑलरेडी आपको नोन होगी तभी आप ये सर्किट जोड़ सकेंगे। सो दिस मीन्स कि ये वैल्यू जो है, ये फर्स्ट वाला नोड, ये अननोन नहीं है। यहाँ पर V की वैल्यू Vs ही है, जो कि मैं जो भी आपको लेट सपोज मैं अगर आपको 5 वोल्ट्स दे देती हूँ तो ये 5 वोल्ट्स ही हो जाएगी, राइट। अब सेकंड नोड है और ये थर्ड नोड, ये दोनों ऐसे नोड्स हैं जिनकी वैल्यूज अननोन है। सो हम इनको अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। इसका नाम मैं VA रख देती हूँ और इसका नाम मैं VB रख देती हूँ, राइट। अब हमने नोड्स आइडेंटिफाई भी कर लिए और उनको हमने नाम भी दे दिए। अब तीसरी क्या चीज़ है कि हम एक अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन ये है दैट हमने ये अज्यूम करना है कि ऑल करंट्स आर लीविंग द नोड। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो अननोन वोल्टेजेस हैं VA और VB, तो हमारे पास इक्वेशंस भी दो ही बनेंगी। KCL को यूज़ करते हुए हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हर नोड के लिए जब हमने इक्वेशन बनाई तो करंट्स जो हैं वो इस नोड को लीव कर रहे हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि सारे करंट्स जो हैं वो नोड के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो जो भी आपने कन्वेंशन रखनी है वो दोनों नोड्स के लिए, या अगर 3 है अननोन या 4 है अननोन, जितने भी अननोन है उन सब के लिए आपने सेम रखनी है, ठीक। तो हम इनको करंट्स को नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3, मैं रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही नाम दे रही हूँ, और ये हो जाएगा I4, राइट। सिमिलरली अब हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर हम VB के लिए अज्यूम करते हैं, VB के लिए भी अजम्पशन सेम रहेगी। अब अजम्पशन हम चेंज नहीं कर रहे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे करंट्स जो हैं वो इस नोड को लीव कर रहे हैं। तो इन सब की डायरेक्शंस कुछ इस तरह से होंगी और इनको भी हम नाम दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको हम I1 कह देते हैं क्योंकि ये R1 में से गुजर रहा है। ये जो करंट है ये एक्चुअली I4 ही है, लेकिन डायरेक्शन फ़र्क है तो हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री नाम दे देते हैं। और ये करंट जो है दिस इज़ I5, राइट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि अब हमने इक्वेशंस बनानी है। पहले हम इक्वेशन बनाते हैं नोड A के लिए।
नोड ए के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 करंट्स हैं। अब आपको केसीएल का रूल ऑलरेडी पता है। केसीएल का रूल ये कहता है कि एक नोड है, उसके अंदर अगर I1, I2 और I1 और I2 एंटर हो रहा है और I3 लीव हो रहा है, तो केसीएल ये कहता है कि I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारी अजम्पशन कुछ डिफरेंट है। हमारी अजम्पशन ये कह रही है कि ये सारे के सारे करंट्स जो हैं वो एक्चुअली लीव कर रहे हैं, सॉरी एंटर, हाँ जी लीव कर रहे हैं, एंटर कोई भी नहीं हो रहा। तो अब अगर लीव नहीं हो रहा, एंटर कोई भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर कुछ भी एंटर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो एंटरिंग का जो कंपोनेंट था वो 0 हो गया। तो अब हम नोड ए को सिमिलर यही कॉन्सेप्ट हम देखते हुए नोड ए की इक्वेशन बनाते हैं। नोड ए की इक्वेशन ये बनेगी I1 नहीं है, I2 प्लस I3 प्लस I4 दिस इज इक्वल टू 0। और इसी तरह हम देखते हैं कि नोड बी जो है इसकी क्या इक्वेशन बनती है। नोड बी के लिए जो हमारे पास करंट्स की वैल्यूज़ हैं, करंट्स के नाम हैं, वो I1 है, I4 डैश है और I5 है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ही I1 प्लस I4 डैश प्लस I5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम KCL तो हमने अप्लाई कर लिया, लेकिन हमें I2, I3 और I4 की वैल्यूज़ नहीं पता। हाँ, हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अननोन वैल्यूज़ हैं वो VA और VB है, क्योंकि हमारे पास नोडल एनालिसिस के अंदर हमने यूज़ ही यही कंपोनेंट करने हैं, VA और VB। वो हमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में KCL अप्लाई करना है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशंस। I2 जो है, I2 के साथ कंपोनेंट्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं। एक R2 जुड़ा हुआ है, एक VA जुड़ा हुआ है, और एक ये फुल ब्रांच है, ये वाली पूरी ब्रांच, ये वाली। तो ये फुल ब्रांच जो है I2 से रेलेवेंट है। तो I2 के अंदर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक नोड है VA, दूसरा नोड है VS और दरमियान में एक कंपोनेंट है R2। तो हम इसकी इक्वेशन, अब चूंकि VA से VS की करंट की डायरेक्शन जो है वो VA टू VS है, तो हम पहले VA लिखेंगे, VA माइनस VS होल डिवाइडेड बाय R2। तो ये I2 के लिए मैंने इसको I2 को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओहम्स लॉ यही होता है ना, V ओवर R, I इक्वल्स टू V ओवर R प्लस। अब हम I3 देखते हैं, I3 किससे रेलेवेंट है। I3 के अंदर VA नोड है, एक V रेफरेंस नोड है और एक कंपोनेंट है R3। तो I3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं VA माइनस 0, क्योंकि रेफरेंस नोड की वैल्यू है 0, होल डिवाइडेड बाय R3। तो ये एक्चुअली VA ओवर R3 भी हो सकता है, प्लस I4 क्या है, I4 की में गुजर रहा है VA, VB और R4। तो करंट की डायरेक्शन VA से VB है, तो हम VA पहले लिखेंगे, VA माइनस VB होल डिवाइडेड बाय R4। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके अंदर एक्चुअली पुट भी कर सकते हैं कि VS की वैल्यू जो है ये हमें नोन है। VS को हम 5 वोल्ट्स ले लेते हैं और ये आपके पास ऑलरेडी 0 है, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह
बन जाएगी VA माइनस 5 डिवाइडेड बाय R2 प्लस VA ओवर R3 प्लस VA माइनस VB ओवर R4 दिस इज इक्वल टू 0। अब हम जाते हैं जी सेकेंड नोड की इक्वेशन पे। सेकेंड नोड की इक्वेशन जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हमने इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंसेस। तो हम अपना जो सर्किट है इसको सामने रखते हैं और इसको देखते हुए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंस। तो सर्किट कुछ इस तरह का है। तो हम I1 से रेलेवेंट क्या है, I1 से रेलेवेंट है VB और VS और R1। VB ये वाली ब्रांच है। तो I1 से रेलेवेंट है VB। अब डायरेक्शन है करंट की VB से VS, तो हम VB पहले लिखेंगे माइनस VS होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस I4 डैश की अब सिर्फ डायरेक्शन बदल गई है, एक्चुअली इसकी वैल्यू सेम है। तो हम VB पहले लिखेंगे, पहले हमने VA पहले लिखा था, VB माइनस VA होल डिवाइडेड बाय R4 प्लस I5 क्या है, VB माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय R5 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने एक ये इक्वेशन भी बना ली, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। VB माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस VB माइनस VA होल डिवाइडेड बाय R4 प्लस VB ओवर R5 इक्वल टू 0। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या करना है कि इक्वेशंस आपने दोनों बना ली। अब इन इक्वेशंस के लिए आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक तरीका तो ये है कि आपका जो कन्वेंशनल मेथड है जो आप थ्योरी में करते रहे हैं, कि आपको मैं अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ दे दूं तो आप VA और VB की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। वो आपने करना है नो डाउट। लेकिन प्रैक्टिकली आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली आपने ये करना है कि मल्टीसिम पे ये सॉफ्टवेयर आप सबके पास होना चाहिए और हम आपको इंश्योर भी कर देंगे कि ये आपके पास सबके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद हो और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत गाइड भी कर दिया जाएगा आपकी ईज़ के लिए। तो मल्टीसिम आपने यूज़ करना है और मल्टीसिम के अंदर आपने एग्जैक्टली यही सर्किट बनाना है। और उसके अंदर आपने करना क्या है, आपने VA और VB की वैल्यू मेजर करनी है। मेजर कैसे करेंगे कि आपने सिर्फ अननोन इसके अंदर दो ही वैल्यूज हैं, बाकी तो आपको ऑलरेडी मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगी। यानी VS जो है, जो गिवन वैल्यूज हैं वो है आपकी 5 वोल्ट्स। R1 की वैल्यू आप ले लें 1 किलो ओहम, R2 की वैल्यू आप ले लें 10 किलो ओहम्स, R3 की वैल्यू आप ले लें 3 किलो ओहम्स एंड R4 की 1 किलो ओहम्स और R5 की भी 1 किलो ओहम्स ले लें। ठीक है, तो आपने ये वैल्यूज़ लेनी है। और अब आपको पता है कि आपके पास जब नोन वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये डाटा आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो अब आपने इस डाटा को लेकर आपने इन इक्वेशंस को प्रूव करना है। अब इन इक्वेशंस के अंदर R1 भी आपको पता है, VS भी पता है, R4 भी पता है, R5 R1 और R2 R3 भी आपको पता है। तो जब आपको ये सारी वैल्यूज़ पता है तो अननोन क्या रह गई, VB और VA। तो उसको आपने मेजर करना है। तो आप VA को कैसे मेजर करेंगे, आपने मल्टीसिम में वोल्ट मीटर लेना है और वोल्ट मीटर को आपने लगाना है VA और रेफरेंस नोड के दरमियान। यानी आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे। थोड़ा सा क्लियर अगर बन जाए तो ये बेहतर है। ये आपका नोड ए, इस वोल्ट मीटर का एक
जॉइंट जो है वो VA पर लगा हुआ है और दूसरा जो है वो V रेफरेंस पे लगा हुआ है। तो ये आपको वोल्ट मीटर कौन सी वैल्यू बताएगा? VA की वैल्यू बताएगा। सिमिलरली जब आपने VB की वैल्यू मेजर करनी है तो आपने एक वोल्ट मीटर लगाना है जिसका एक एंड जो है वो VB के साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा रेफरेंस नोड के साथ कनेक्टेड होगा। तो आपके पास जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो एक्चुअली VB की रीडिंग होगी। तो आपने क्या करना है, ये आपने जो आपके लैब मैनुअल के अंदर ये टेबल गिवन है, ये टेबल गिवन है, तो आपने इस टेबल को फिल करना है। टेबल को फिल आप कैसे करेंगे कि आपने VA और VB इन दोनों की वैल्यूज जो आपके वोल्ट मीटर ने शो की वो आपने यहाँ नोट कर लेनी है। ठीक है, फिर आपने जब VA और VB की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली तो उसके बाद आपने I2, I3 और I4, एक तरीका तो ये है कि आप कैलकुलेट करें मतलब आपने ये चीज़ जब आपकी, अच्छा दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपने VA और VB की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर जब आपने पुट की तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए या क्लोज टू इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर राइट हैंड साइड के ऊपर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्लोज टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी जब तक इक्वेशन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी आपकी बाकी की रीडिंग्स ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने ये फाइंड आउट कर ली तो I2, I3 और I4 ये कहाँ कहाँ है? I2 कहाँ फ्लो कर रहा है? यहाँ पे, ये आपका एमीटर एक लग जाएगा। I3 कहाँ फ्लो कर रहा है? यहाँ पे, एक एमीटर यहाँ लग जाएगा। और I4 आपका यहाँ फ्लो कर रहा है तो एक एमीटर आपका यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आपने उसके बाद जो भी एमीटर ने रीडिंग्स दी वो आपने यहाँ नोट कर ली। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया जो कि मेजर्ड डेटा है। उसके बाद आपका जो थ्योरी का जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो कन्वेंशनल मेथड आप इससे पहले यूज़ करते रहे हैं, आपने उसको फॉलो करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि VA और VB अननोन था इस इक्वेशन में, तो आपने उसको यूजिंग योर ट्रिवियल मेथड्स, जो आपका अलजेब्रा का जो कॉमनली यूज्ड मेथड है, आपने उसी को यूज़ करते हुए आपने इसको इक्वेशन को ओपन करना है और फिर सिंप्लीफाई करके आपने VA और VB की फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को यूज़ करते हुए आपने VA और VB की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जब वो आपकी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई तो आपने यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जब VA और VB आ जाएगा तो आपने इन इक्वेशंस के अंदर सॉरी ये जो आपने इन्हीं इक्वेशंस के अंदर जो है VA और VB पुट करनी है। तो आपको ये पहली इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये I1, I2 आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा I3 और ये आ जाएगा I4। तो आपके पास इस टर्म की अगर वैल्यू आ जाती है तो वो I2 हो जाएगा, तो वो आपने यहाँ पुट कर देनी है, यहाँ I3 की और I4 की वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली जब आपने ये कैलकुलेशंस कर ली आपने यहाँ पर पुट कर ली। अब इस डेटा को देखते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो नोडल एनालिसिस है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तो ये वैल्यूज़ मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो करीब तरीन आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर लिया है। और अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपको ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत है कि आपके रीडिंग्स में या आपकी मेजरमेंट्स में कहाँ कोई मसला आया है। तो आपने अब ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आपकी जो टास्क है, आपकी टास्क ये है कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है ऑन मल्टीसिम। ठीक है, और मल्टीसिम पे जब आपने परफॉर्म कर लिया और ये रीडिंग्स आपने नोट कर ली, आपकी इक्वेशन 1 और 2 ये बोथ वेरीफाई हो रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं या क्लोज टू इक्वल आ रही हैं। तो आपने उसके बाद अपनी एक लैब रिपोर्ट बनानी है। लैब रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए? आपका लैब टाइटल, ठीक है, और उसके बाद आपके पास और क्या चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर? आपने अपरेटस क्या यूज़ किया, ठीक है, और नंबर 3 पे आप उसको अपनी कैलकुलेशंस आप शो करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन से पहले आप बेशक अगर थोड़ी सी थ्योरी लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस
इनफैक्ट कैलकुलेशंस आप बाद में करेंगे, पहले आप करेंगे थ्योरी हो गई नंबर 3, नंबर 4 हो जाएगा आपका क्या, आपने एक्चुअली सर्किट बनाना है, सर्किट बनाकर या आपकी जो मल्टीसिम में जो आपने सर्किट बनाया उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, ठीक है। ये आपने अपने वर्ड पे आपने वो बनाकर तो आपने डालना है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 पर आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस करने के बाद आपने ये वाला जो टेबल था नंबर 6 टेबल फिल करना है, ठीक है। टेबल फिल करने के बाद आपने लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उस कंक्लूजन में आपने बताना है कि आपकी ये रीडिंग्स अगर ठीक आई हैं या गलत आई हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने कंक्लूजन में ये ड्रॉ करना है कि आपने एक्सपेरिमेंट में से क्या समझा। अगर आपकी रीडिंग्स गलत आ रही हैं तो आपके अंदाजे में इसका इसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है। अगर आपकी रीडिंग्स ठीक आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने नोडल एनालिसिस से क्या डिड्यूस किया एक्चुअली। तो आपने कंक्लूजन एक एंड पर लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपने अपने जो भी कंसर्न्स हैं इस लैब से रिलेटेड आपने अपने लैब टीचर से डिस्कस करना है इसके बारे में, ठीक है। आई होप आपको अगर फर्दर कोई भी क्वेरी है तो उसमें कोई मसला ना आए और आपकी टीचर आपको बेहतर इसमें गाइड कर सकते हैं। सो आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।